वेलकम बैक टू द चैनल सीयूटी प्रेप बाय सुपर ग्रेड्स। मैं आप सभी का आशीष सर वापस से एक और नई वीडियो के साथ आप लोग के बीच में आ चुका हूं और आज के अपने रिविजनरी सीरीज का एक और वीडियो लेकर आया हूं और जिसका टॉपिक का नाम होने वाला है आज गवर्नमेंट बजट एंड इट्स ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो जनरली ये गवर्नमेंट बजट का टॉपिक है। गवर्नमेंट बजट बहुत लेवल पे देखा जाएगा, मैंने नोटिस किया है कि बहुत रिकरिंग नेचर में पूछा जाता है अल्टीमेटली, और ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, मानना मेरी बात। ठीक है, क्योंकि उसी को लेकर मैंने नोटिस किया हुआ है, पास पेपर्स को एनालिसिस करके ये वीडियो को मैंने सोचा कि इस वीडियो के लिए अपने टॉपिक को सिलेक्ट करते हैं ताकि आप लोग का कॉम्प्रिहेंसिव लेवल पे रिवीजन होता जाए और आपको क्लैरिटी मिले। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपन आज अपने गवर्नमेंट बजट एंड इट्स ऑब्जेक्टिव को खत्म करेंगे कॉम्प्रिहेंसिव लेवल पे, ताकि आपको बहुत अच्छी क्लैरिटी हो और एग्जाम में 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन जनरली आता है, उसमें अपने एटलीस्ट मेरे बच्चे तो फुल मार्क्स लेकर आएंगे। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। अब देखो टॉपिक्स क्या क्या कवर अप करने वाले हैं, पता है आपको, अल्टीमेटली समझ में आ गया होगा। पहला आपने समझेंगे कि व्हाट इज गवर्नमेंट बजट, गवर्नमेंट बजट है क्या आपका, अपन उसको समझेंगे। उसके कुछ पॉइंटर्स लेकर आया हूं मैं, उसको अच्छे से आपको डीप डाइव समझा दूंगा ताकि आप एग्जामिनेशन में वो पॉइंट्स को भी लिख के मार्क्स फेच कर सकते हो। ठीक है, दूसरा होने वाला है ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट। ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, जिसके अंदर अल्टीमेटली मुझे जहां तक पता है 7 ऑब्जेक्टिव की बात होगी। सातों ऑब्जेक्टिव को अपन कवर अप करेंगे और अच्छे से उसको कॉम्प्रिहेंसिव लेवल पे समझ के टॉपिक को खत्म करेंगे। ठीक है, चलो अब देखो गवर्नमेंट बजट क्या है, बहुत सारे पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं, एक एक पॉइंट्स को आप अच्छे से अपन समझेंगे कि है क्या, और सारी चीजों का अंडरस्टैंडिंग मैं आपको दूंगा। जिसने ये चैप्टर अगर पहले नहीं भी पढ़ा है, नहीं रिवाइज करा है या पहली बार पढ़ रहा है, तो भी उसको समझ में आएगा, इतना गारंटी मैं दे रहा हूं। ठीक है, बस ध्यान से समझना मैं क्या बताना चाह रहा हूं और उसको पॉइंट्स को आप ये नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, चलो पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, इट इज एन एनुअल स्टेटमेंट शोइंग आइटम वाइज एस्टिमेट्स ऑफ रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। ध्यान से कुछ कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं इसमें, क्या क्या पॉइंट है मैं आपको पहले बताऊंगा। पहले बोल रहा है एनुअल स्टेटमेंट। एनुअल स्टेटमेंट मतलब क्या होता है, साल का एक स्टेटमेंट की बात चल रही है। ठीक है, दूसरा बोल रहा है आइटम वाइज। आइटम वाइज जनरली मतलब स्लैब्स की बात कर रहा है, वो हेड की बात कर रहा है कि आइटम वाइज बनेगा, क्या बनेगा, एक एनुअल स्टेटमेंट बनेगा, किस चीज का बनेगा। ध्यान से देखो, बोल रहा है एस्टिमेट्स। एस्टिमेट मतलब क्या होता है बच्चों, एस्टिमेट का मतलब ये होता है कि भैया एक टेंटेटिव फिगर की बात चल रही है। ठीक है, कोई अभी एक्चुअल की बात नहीं कर रहा। एस्टिमेट मतलब एक रफ एस्टिमेट, मतलब कि एक टेंटेटिव फिगर बोलना चाह रहा है किस चीज का। ध्यान से देखो, रिसीट्स, रिसीट्स मतलब क्या होता है, आपके इनकम की बात चल रहा है। ठीक है, और दूसरा एक्सपेंडिचर, ऑब्वियसली आपको पता है खर्चा, मतलब एक्सपेंस की बात कर रहा है। ठीक है, ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। फिस्कल ईयर का मतलब कुछ भी नहीं, बड़ी बात नहीं लिखूंगा मैं, लिख दूंगा सीधा फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तो अल्टीमेटली वो ये बोल रहा है गवर्नमेंट बजट का एक्चुअल मीनिंग ये होता है कि एक एनुअल स्टेटमेंट बनेगा, मतलब क्वार्टरली बनेगा क्या नहीं, मंथली बनेगा क्या नहीं, वीकली बनेगा क्या नहीं। तो ये एक्चुअली में एक एनुअल स्टेटमेंट है जो पर एनम बेसिस पे, जो पर एनम के लेवल पे बनेगा, एक एनुअल स्टेटमेंट है। उसके बारे में अपन क्या बता रहा है गवर्नमेंट बजट, उसके अंदर कि वह एक एस्टिमेट तैयार करेगा, टेंटेटिव फिगर बताएगा कि भैया मेरी इनकम कितनी रिसीव होने वाली है या हो सकती है, और दूसरा मेरे खर्चे कौन कौन से हो सकते हैं। आप समझ में आया, तो इसको जब मैं पाइल अप करूंगा तो क्या बन जाएगा, अपना गवर्नमेंट बजट बन जाएगा। फंडा क्लियर हुआ। वापस से बोलूं एक बार कि भाई एक एनुअल स्टेटमेंट की बात चल रही है, उसके अंदर वो क्या मेंशन करना चाह रहा है आपके, कि भाई इनकम जो कि रिसीवेबल या रिसीव हो जाए उसके बारे में बताएगा, रिसीट्स बोलेंगे उसको। और दूसरा, ये रिसिप्ट नहीं होता, पहली बात ध्यान रखना, जो जो रिसिप्ट बोलते हैं ना, सो दिस इज नॉट रिसिप्ट, दिस इज रिसीट्स। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। और दूसरा क्या बोल रहा है, एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर और इनकम के बारे में एक एनुअल स्टेटमेंट बनता है, उसे अपन क्या बोलने वाले हैं, गवर्नमेंट बजट बोलने वाले हैं। फंडा क्लियर है। नेक्स्ट देखो, the receipts and expenditure shown in the budget are not the actual figures। सीधी सी बात है, एक्चुअल नहीं है, तभी तो मैंने ऊपर क्या मेंशन करा हुआ है, एस्टिमेट्स है। ठीक है, बट द एस्टिमेटेड वैल्यूज ऑफ द अपकमिंग फिस्कल ईयर या फाइनेंशियल ईयर आप बोल सकते हो। मतलब क्या बोल रहा है वो, ये टेंटेटिव है, ये कोई कंठस्थ, मैंने डायरेक्ट अगर बोल दिया 10,000 करोड़ की अगर मैं बात कर रहा हूं तो 10,000 करोड़ ये मेरा एस्टिमेट की बात चल रही है, ना कि अल्टीमेटली ये नहीं चल रहा कि भैया मैंने कुछ भी उठा के एस्टिमेट का बोला ना तो ये एक्चुअल नहीं है। एक्चुअल कब पता चलता है अपन को, साल के एंड में पता चलता है। जब भी साल स्टार्टिंग में होता है तो अपन एक एस्टिमेट लेके चलते हैं कि इतनी मेरी इनकम हो सकती है और इतना मेरा खर्चा हो सकता है। पर जब अपन साल के एंड में आ जाते हैं तब अपन अपना जो बजटेड फिगर था उससे अपन एक्चुअल को कंपेयर करके वेरिएंसेस निकालते हैं। फंडा समझ में आ गया। नेक्स्ट देखो,
बजट इज प्रिपेयर्ड बाय द गवर्नमेंट एट ऑल लेवल्स। ऑब्वियसली गवर्नमेंट है ना, जो बजट बनाती है ना जनरली, वो सारे लेवल्स के लिए बनाती है। पहला कौन सा है? सेंट्रल। दूसरा कौन सा है? स्टेट। तीसरा कौन सा है? लोकल गवर्नमेंट। ठीक है। पर अगर मैं बोर्ड की बच्चों की बात करूं, मैं आप लोग की बात करूं, तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट के बारे में पढ़ना है, स्टेट के बारे में नहीं पढ़ना, लोकल के बारे में नहीं पढ़ना। पर ये पॉइंट था, मैंने सोचा लिख दूं ताकि आप लोग उस पॉइंट को याद रखना कि अपन जो गवर्नमेंट जो बजट पढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट बजट जो टॉपिक है, वो किसके एंगल से पढ़ेंगे? अपने सेंट्रल गवर्नमेंट के एंगल से पढ़ने वाले। ठीक है। नेक्स्ट देखो, बजट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑल्सो नोन एज यूनियन बजट। मतलब जब अपन जो आप बजट पढ़ रहे हो ना, जो अपना सेंट्रल का जो अपन बजट पढ़ रहे हैं ना, तो वो किसके एंगल से पढ़ना है, उसका दूसरा नाम क्या बोलते हैं अपन? यूनियन बजट भी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखो, फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट्स द एनुअल बजट ऑफ द गवर्नमेंट इन द फर्स्ट डे ऑफ द फेब ईच ईयर विच इज नोन एज इंटरिम बजट। मतलब ध्यान सुनना, आप बोलोगे सर ये तो 1 अप्रैल को आता है। माना मैंने 1 अप्रैल को आता है, बट आपने एक चीज ना, ढांचा सुना है? ढांचा, एक स्ट्रक्चर खोखला वाला। तो उस ढांचे की बात चल रही है एक्चुअली में। तो वो जो ढांचा हर साल जब वो प्रेजेंट होता है, फाइनेंस मिनिस्टर जी प्रेजेंट करती हैं, तो अल्टीमेटली वो क्या प्रेजेंट कर रही हैं? एक ढांचा, एक ओवरव्यू लेकर आती हैं कि भैया इस बार का बजट कुछ ऐसा ऐसा हो सकता है। समझ में आया? तो वो कब होता है? फर्स्ट डे ऑफ फरवरी को होता है। ये चीज ध्यान रखना। ठीक है। और उसे क्या बोलेंगे अपन? उससे बोला जाता है इंटरिम बजट। ठीक है। वो एक्चुअल बजट नहीं है, वो इंटरिम बजट की बात चल रही है। ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है, द एक्चुअल बजट कम्स इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल ऑफ एवरी ईयर। अब ये वाला पॉइंट आप लोग को ही पता होगा कि अल्टीमेटली जो एक्चुअल बजट, पहले ढांचा लेकर आए थे, ढांचा पूरा व्यू कर दिया, लोकसभा राज्यसभा में सबको प्रेजेंट कर दिया, सबने ओवरव्यू ले लिया होगा कि अच्छा ये चीजें हैं। कुछ करेक्शंस अगर रहे तो वो फेब और मार्च तक में हो जाएंगे, ताकि अप्रैल में वो चीज फाइनल होके प्रेजेंट हो सके आप लोग के सबके सामने। फंडा क्लियर हो गया? तो वो वाली बात चल रही है। ठीक है। लास्ट पॉइंट बोल रहा है, द बजट रिवील्स द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट। ऑब्वियसली बजट क्या रिवील करता है? आपका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को रिवील करेगा। दो चीज को लेके, किस चीज को? प्रीवियस ईयर को लेके एंड न्यू फाइनेंशियल पॉलिसीज जो कि अपकमिंग साल। मतलब सीधी सी बात है, ध्यान से सुनना, जो मैंने प्रीवियस ईयर में जो भी घटित हो चुका है, उसमें मैंने क्या क्या काम करे, मैंने मतलब गवर्नमेंट ने क्या क्या काम करा, तो वो चीज के बारे में रिव्यू होगा। और नेक्स्ट अपन ईयर को अपन प्लान करेंगे फ्यूचरिस्टिक लेवल पे, तो उसमें क्या क्या चीजों को अपन इंप्लीमेंट कर सकते हैं, वो उसकी भी बात करेगा। समझ में आया? तो बजट का मेन मोटिव होता है प्रीवियस ईयर्स का रिव्यू, और नेक्स्ट अपकमिंग ईयर्स के बारे में अपन प्लान करना, उसे अपन क्या बोलेंगे? बजट बोलने वाले हैं। ठीक है। तो गवर्नमेंट बजट के सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। इसको एक बार आप ढंग से पढ़ना, कुछ डाउट रहे तो मुझसे पूछना, मैं वापस बता दूंगा। ठीक है। तो ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव पॉइंट्स थे। फंडा क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखो, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज लाइक ऑब्जेक्टिव। पॉइंट्स होते थे गवर्नमेंट बजट का, अपन ने मीनिंग समझ लिया क्या है। अब मेन अपन को समझना है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट अपने क्या क्या होते हैं। ठीक है। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या लिखा हुआ है? रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। सबको डीपली डाइव समझेंगे। पहले अपन मैं हेडिंग्स पढ़ लूं आप लोग के लिए क्या क्या थे, ताकि आपका रिकॉल हो जाए अच्छा खासा। नेक्स्ट था रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज। तीसरा था इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। नेक्स्ट वाज मैनेजमेंट ऑफ पीएसयूज। नेक्स्ट इकोनॉमिक ग्रोथ, रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज, एंड द लास्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। मतलब गवर्नमेंट बजट का जो ऑब्जेक्टिव, जो मोटिव है, वो इन सारी चीजों को, 7 चीजें, 1 2 3 4 5 6 7, 7 चीजों को कवर करने के मोटिव से रहता है। फंडा क्लियर है? एक एक करके इसको सबको समझते हैं डीपली, और आपको अच्छा क्लैरिटी मिल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब देखो रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, इसको ढंग से पढ़ो थोड़ा, क्या है समझते हैं। थ्रू द बजटरी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट एम्स टू रीएलोकेट रिसोर्सेज इन अकॉर्डेंस विद द इकोनॉमिक मैक्सिमाइजेशन एंड सोशल प्रायोरिटीज ऑफ द पीपल। क्या होता है मैं बताता हूं। देखो, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट के दो ऑब्जेक्टिव होने वाले। कौन से? पहला, अल्टीमेटली सोशल प्रायोरिटी तो रहता है, और थोड़ा बहुत इकोनॉमिक मैक्सिमाइजेशन, मतलब क्या बोल रहा है? प्रॉफिट मेकिंग भी होना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट को भी एक ऑपरेट करने के लिए क्या होना चाहिए? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की मदद लेनी पड़ जाती है। ठीक है। तो क्या बोल रहा है? गवर्नमेंट नीड्स टू रीएलोकेट अपने रिसोर्सेज, अपने फंड्स का रीएलोकेशन वो इस तरह करे ताकि ये सोशल वेलफेयर तो हो, क्योंकि मेन गवर्नमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव 90-95%, 98% ले लो, ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि भैया अपने वेलफेयर ऑफ द पीपल होना चाहिए, और रेस्ट 1 या 2% या 5% अगर है तो वो क्या होना चाहिए? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होना चाहिए। ठीक है। अब उसके अंदर 2 पॉइंट है। क्या है?
टैक्स कंसेशन और सब्सिडीज, ठीक है। दूसरा है डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। ध्यान सुनना क्या है इसका मतलब। टैक्स कंसेशन और सब्सिडी का मतलब ये बोल रहा है, वो पहला पॉइंट बोल रहा है, टू एनकरेज द इन्वेस्टमेंट्स गवर्नमेंट कैन रिड्यूस टैक्स रेट्स एंड गिव सब्सिडीज टू द प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर कौन होता है आपका? फर्म, ठीक है। मतलब पता है क्या बोल रहा है, मान लो गवर्नमेंट चाहती है कि फॉर्म्स और प्रोड्यूस हो मार्केट में, और फॉर्म्स आए ताकि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सके, बहुत सारे रोजगार मिले, बहुत सारी चीजों का इंप्लीमेंटेशन होता है और इकोनॉमिक ग्रोथ होती है कंट्री की, करेक्ट। तो क्या होता है, गवर्नमेंट इसको प्रमोट करने के लिए क्या कर सकती है, अपने जो कंपनी कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स जो होते हैं ना, वो उसको कम कर देगी और सब्सिडी दे दी, ताकि क्या होगा, फॉर्म को मिलेगा कि भाई बेनिफिट जब मिलेगा तो फॉर्म वाला क्या करेगा, प्रोड्यूसर क्या करेगा, मार्केट में आएगा और गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करना चालू कर देगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। लॉजिक क्लियर हुआ? तो इसमें कौन मदद कर रहा है? गवर्नमेंट मदद करेगी। समझ में आया? दूसरा पॉइंट देखो, government can discourage the usage of harmful substance like alcohol, tobacco, cigarettes, etc. by levying higher taxes and reducing subsidies। उल्टा मतलब क्या हुआ, ये सारे नशीले पदार्थों से क्या हो सकता है, एक इकोनॉमी, एक घर, एक बहुत हाउस होल्ड, बहुत चीजें तबाह हो जाती है जनरली, राइट। तो गवर्नमेंट क्या चाहती है, इनका यूजफुल जो सब्सटेंसेस, हार्मफुल सब्सटेंसेस जो है, इनका यूसेज कम हो। तो इस पे क्या करेगी गवर्नमेंट, इस पे टैक्सेस ज्यादा लगा देगी, ताकि टैक्सेस ज्यादा लगे तो प्रोड्यूसर क्या करे, इसको प्रोड्यूस करना, हार्मफुल सब्सटेंस को प्रोड्यूस करना कम कर दे, और कम करेगा तो इसको यूसेज कम हो जाएगा, और इसमें सब्सिडी गवर्नमेंट देगी ही नहीं, तो इसमें बेनिफिट प्रोड्यूसर को मिलने नहीं वाला। तो बस उसी चीज की बात चल रही है। एक जगह एनकरेज करेगी ताकि फॉर्म्स आए, अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स बना के मार्केट में सप्लाई करो और इकोनॉमिक ग्रोथ हो, और दूसरी जगह क्या करने वाले हैं, उसी को जो हार्मफुल सब्सटेंस है उनके बारे में क्या करने वाले, वो अल्टीमेटली उसको रिड्यूस करने के लिए टैक्स रेट्स बढ़ा देगी और सब्सिडी को कम कर देगी, इनफैक्ट जीरो कर देगी। समझ में आ गया? तो टैक्स कंसेशन एंड सब्सिडी का पॉइंट क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखो, डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। आज भी क्या होता है, ध्यान से देखना, there are many economical activities which are not in the hands of private sector, like what, water supply, sanitations, law and order, etc. These are called public goods and services, ठीक है, which are actually taken up by the government for the welfare of the people। सीधी सी बात है कि ये जो फंडे हैं, कौन कौन से फंडे, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, लॉ एंड ऑर्डर, ये आज भी किसके हाथ में, ये आज भी किसके हाथ में, अल्टीमेटली प्राइवेट सेक्टर के हाथ में है क्या? नहीं, पब्लिक के हाथ में। और पब्लिक सेक्टर मतलब क्या हुआ, गवर्नमेंट के हाथ में। तो गवर्नमेंट आज भी इसका कंट्रोल करती है ताकि ये लेस, कम से कम अमाउंट में सप्लाई हो सके, किसको, मार्केट में, और पब्लिक को इसका फायदा मिले। मान लो अगर ये वाटर सप्लाई, फॉर एग्जांपल वाटर टैक्स आपको देना पड़ रहा है, या फिर आपको नॉर्मल इस लेवल पे टैक्स अगर आपको देना पड़ा, कितना, 100 रुपए का, ठीक है। अगर ये प्राइवेट देना पड़ता, प्राइवेट मान लो आपसे कितने लेना, 500 रुपए लेना पड़ रहा है, तो 500 अगर ले लेगी तो अल्टीमेटली खर्चा बढ़ जाएगा ना हाउस होल्ड्स का। तो उसमें खर्चे को रिड्यूस करने के लिए ये आज भी किनके हाथ में, इकोनॉमिकल एक्टिविटीज किनके हाथों में, आज भी गवर्नमेंट के हाथों में ही है, और इनने प्राइवेट को ये चीज नहीं दी है। तो फंडा क्लियर हुआ? या तो ये सारी जो डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब आज भी कंट्रोल इसका गुड्स एंड सर्विसेज का, कुछ कुछ कौन कौन से, वाटर सप्लाई और इन सब का किसके हाथ में है, आज भी गवर्नमेंट के हाथ में है, और गवर्नमेंट ही कंट्रोल करती है, और प्राइवेट को उन्हें नहीं दिया है। फंडा क्लियर हुआ? तो दो चीज समझ में आ गई, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में क्या क्या हुआ, आपका मीनिंग इंपैक्ट क्या पड़ रहा है। पहला टैक्स कंसेशन एंड सब्सिडीज की बात चल रही थी, और उसमें एक एनकरेज और एक डिस्करेज, ठीक है, ये दोनों पॉइंट समझ में आए। और दूसरा आपका क्या था, अल्टीमेटली डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। फंडा क्लियर हो गया? नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव देखो। पहला ऑब्जेक्टिव अपना ये था, दूसरा ऑब्जेक्टिव अपना आया है रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज। यार देखो, इनइक्वालिटीज का मतलब पता है क्या है, मतलब ध्यान से देखो, इसमें आपको डायग्राम में समझ में आ रहा होगा कि अल्टीमेटली क्या कर रहा है गवर्नमेंट, एम्स टू इन्फ्लुएंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इनकम की बात चल रही है कि आज भी वैसा ना हो कि अमीर अमीर बना जा रहा है और गरीब बना जा रहा है। समझ में आया? एक पर कैपिटा इनकम की अगर अपन बात करें कि सबका लेवल पे सेम आके बैठे, ताकि सब लोग अच्छे से उस चीज का यूसेज कर सके, और इनकम एक ही लेवल पे बहुत डिस्क्रिमिनेटेड इनकम सप्लाई ना हो, ठीक है। गवर्नमेंट वो चाहती है कि ऐसा ना हो, और उसके लिए क्या करती है, इंपोज करती है टैक्स ऑन रिच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एंड स्पेंड मोर ऑन द वेलफेयर ऑफ द लोअर सेक्शन। मतलब सीधा सा बात है, मान लो डायरेक्ट टैक्स की बात चल रही है, तो डायरेक्ट टैक्स में एक सिंपल सा फंडा ये बोल के रखा उन्होंने कि जितनी ज्यादा इनकम उतना ज्यादा टैक्स। समझ में आया? तो उतना ज्यादा टैक्स जो कलेक्शन होगा फ्रॉम द रिच सेक्शन ऑफ द पीपल, वो जो टैक्स कलेक्शन होकर आ रहा है वो किसके बेनिफिट के लिए यूज होगा, द लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए यूज होगा। फंडा क्लियर हुआ? तो उसी को रिड्यूस कर रहे हैं अपन। किस चीज की बात कर रहे हैं, रिडक्शन की बात चल रही है। इन इक्वालिटीज को रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी अपना के रखी है, ठीक है।
नेक्स्ट बोल रहा है इनकम इनइक्वालिटीज आर इनहेरेंट पार्ट ऑफ इकोनॉमी। ऑब्वियसली इनहेरेंट पार्ट मतलब बहुत टाइम से चला आ रहा है, मतलब इफ आई टॉक अबाउट 1947 द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस एंड ऑल, उसके टाइम से ही गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा मोटिव रहा है। आईडी के अंदर आप लोग देखेंगे कि बहुत कोशिश कर रही गवर्नमेंट की इनकम इनइक्वालिटीज को क्या करे, रिड्यूस करना चाहती है, ताकि ये चीज सब एक लेवल पे कोशिश, जैसे जो अपना लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी ना, वो धीरे धीरे ऊपर ऊपर आता जाए। समझ में आया? बस उस चीज की बात चल रही है। नेक्स्ट बोल रहा है गवर्नमेंट एम्स टू रिड्यूस सच इनइक्वालिटीज थ्रू देयर पॉलिसीज। गवर्नमेंट पॉलिसीज लेकर आ रही थी, लेकर आती है जनरली, कि ताकि जो लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटीज है वो मार्केट में अपलिफ्ट होते जाए, और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कंधे से कंधा मिलाकर एक अच्छा एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो जी पाए अपने अकॉर्डिंग एक नॉर्मल इकोनॉमी के अंदर। फंडा क्लियर है? सो दिस वाज रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज। ठीक है, नेक्स्ट इज इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, द थर्ड वन। ठीक है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मतलब सिंपल सा फंडा है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मींस द एब्सेंस ऑफ लार्ज स्केल प्राइस फ्लक्चुएशन। लार्ज स्केल प्राइस फ्लक्चुएशन का मतलब ये होता है कि भैया प्राइस का फ्लक्चुएशन ज्यादा ना हो। ठीक है, प्राइस फ्लक्चुएशन मतलब नॉर्मल सा कोई प्राइस, अगर कोई सिंपल सा अगर अपन ले, दूध का प्राइस लेते हैं, ठीक है, मिल्क, तो मिल्क का प्राइस फॉर एग्जांपल अगर चल रहा है 50 रुपीज, ठीक है, तो 50 रुपीज पर लीटर अगर चल रहा है, तो ऐसा ना हो कि 60 सडन हो जाए, 70 सडन हो जाए, ठीक है, और 80 सडन हो जाए। तो ये जो फ्लक्चुएशंस है ना, ये पता चला 1 या 2 साल के बीच में इतना फ्लक्चुएशन आ रहा है। ये फ्लक्चुएशन पता है इंपैक्ट बहुत गलत देगा, क्योंकि प्राइस फ्लक्चुएशन अगर जनरली होता है तो डिमांड एंड सप्लाई का बहुत बड़ा रोल हो जाता है मार्केट में। समझ में आया? तो ये चीज को रिड्यूस करना है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अगर नहीं आएगी तो कोई भी इकोनॉमी, कोई भी कंट्री सफर करना चालू कर देगी। समझ में आया? दूसरा बोल रहा है दीज फ्लक्चुएशंस क्रिएट अनसर्टेनिटीज इन द इकोनॉमी। ऑब्वियसली अनसर्टेनिटीज आएगी, एक स्टेबिलिटी नहीं आ पाएगी, तो भैया उसके अंदर जितने उसके सिटीजंस होंगे वो हैम्पर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है गवर्नमेंट कैन कंट्रोल दीज फ्लक्चुएशंस थ्रू टैक्सेस एंड एक्सपेंडिचर। ऑब्वियसली अपने टैक्सेस और एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट का खुद का खर्चा और टैक्स रेवेन्यू जो कलेक्ट करती है वो, उसके मदद से उसका बैलेंस मेंटेन करने के लिए करके वो क्या फ्लक्चुएशंस को मेंटेन करा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है इन शॉर्ट पॉलिसी ऑफ सरप्लस बजट एंड डेफिसिट बजट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द स्टेबिलिटी ऑफ द प्राइस इन द इकोनॉमी। सरप्लस बजट मतलब सिंपल सा फंडा, सरप्लस बजट मतलब आपके पास रेवेन्यू का जो एंगल है वो ज्यादा है, और डेफिसिट बजट क्या होता है, आपका जो एक्सपेंडिचर का जो खर्चा है वो ज्यादा है। इन सरप्लस और डेफिसिट बजट को इंपैक्ट दोनों का बैलेंस अगर मेंटेन करना चालू कर देगी गवर्नमेंट, तो उससे क्या हो जाएगा, आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा, मतलब स्टेबल रहेगी इकोनॉमी, प्राइस फ्लक्चुएशंस में ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं आएगा। फंडा क्लियर हो गया? क्योंकि इकोनॉमी के अंदर स्टेबिलिटी इज अ वेरी पिवटल रोल। फंडा क्लियर है? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इज मैनेजमेंट ऑफ पीएसयू। नाउ सी, सिंपल से एक मैं चीज लिखता हूं, पीएसयू मतलब क्या है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, राइट? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। अब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का एक्चुअल कंट्रोल किसके पास है? एक्चुअल कंट्रोल है आपका गवर्नमेंट के पास। क्यों? क्योंकि इसके 51% जो शेयर्स होते हैं तो किसके पास रहता है, एक्चुअली में किसके पास रहता है, गवर्नमेंट के पास रहता है। तो सब्सटैंशियल इंटरेस्ट किसका है, गवर्नमेंट का है। तो एक्चुअली में वो ये कहना चाह रहा है, जैसे पीएसयू का जो मैनेजमेंट है वो अल्टीमेटली पीएसयू खुद नहीं कर रही है, वो कौन कर रहा है, गवर्नमेंट कर रही है। ठीक है, तो गवर्नमेंट में क्या बोलना चाह रहा है, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज विच आर एस्टैब्लिश्ड एंड मैनेज्ड फॉर द सोशल वेलफेयर ऑफ द पीपल। ठीक है, इसका मतलब पता है क्या बोल रहा है वो, ये आज भी, जैसे फॉर एग्जांपल इंडियन रेलवे ले लो, ठीक है, इंडियन रेलवे ले लिया अपन ने, सेल ले लिया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ले लिया, बीएचईएल ले लिया, ठीक है, भारत एवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, ये सब। तो ये सब क्या होता है ना, इनका मेजर रोल क्या है कि चलो ठीक है, ये लोग क्या करते हैं, एक बड़ा सेक्शन ऑफ द एरिया को ऑक्यूपाई करते हैं। ठीक है, अब ये ऑक्यूपाई करके रखा है, तो अल्टीमेटली आ किसके अंडर में रहा है, गवर्नमेंट के अंडर में आ रहा है। तो वो क्या चाहते हैं कि इधर जितने भी लोग ऑक्यूपेंसी के अंदर आ रहे हैं, वहां के जो एरिया के जो लोग हैं उनको बेनिफिट देने का काम किसका रहेगा, पीएसयू। पीएसयू मींस इनडायरेक्टली हुम, गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट का जो रोल रहता है, अल्टीमेट जो पर्दे के पीछे वाला जो एंगल है वो कौन प्ले कर रहा है, गवर्नमेंट प्ले कर रही है। और वो गवर्नमेंट के थ्रू पीएसयू इन लोग को, जो अपने नॉर्मल सिटीजन होते हैं, उन लोग को क्या बोलते हैं, बेनिफिट प्रोवाइड करने की बात चल रही है। तो मैनेजमेंट ऑफ पीएसयूज अल्टीमेटली कौन कर रहा है, गवर्नमेंट ही कर रहा है, और गवर्नमेंट ही बेनिफिट प्रोवाइड करती है इनडायरेक्टली फॉर द पीपल। दैट्स इट। समझ में आ गया? नेक्स्ट देखो,
नेक्स्ट इज इकोनॉमिक ग्रोथ। ऑब्वियसली इकोनॉमिक ग्रोथ होना बहुत जरूरी है दादा। इकोनॉमिक ग्रो नहीं हुई तो फिर तो आप वहीं की वहीं रह जाओगे, जहां आज से 10 15 20 साल 25 साल पहले थे वहीं पर रह गए। क्या बोल रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ इंप्लाइज अ सस्टेनेबल इंक्रीज इन द रियल जीडीपी ऑफ द इकोनॉमी। नाउ व्हाट रियल जीडीपी, रियल जीडीपी मतलब इट्स नॉट नॉमिनल, ऑब्वियसली नॉमिनल की बात नहीं कर रहा है। और रियल जीडीपी का इंपैक्ट मतलब क्या हुआ, प्राइस आप जब से मान लो 1947 से टिल 2025, तो यहां से लेके यहां तक में जीडीपी का ग्रोथ कितना हुआ है। लॉजिक क्लियर हुआ। तो यहां से यहां तक का ग्रोथ नॉट इवन लाइक 2025 को 2025 से कंपेयर नहीं करा जा रहा है। 47 से 25 इतने सालों में कितना ग्रो हुआ है उस चीज की बात चल रही है। तो वो कौन सी जीडीपी होती है, नॉर्मल जीडीपी होती है, सॉरी रियल जीडीपी होती है। और नॉमिनल कौन सी होती है, जो करंट ईयर को फोकस करती है, कांस्टेंट ईयर को, राइट, वो चीज है। तो सस्टेनेबल इंक्रीज कितना हुआ उस चीज में कौन डिसाइड करेगा, अल्टीमेटली गवर्नमेंट बजट का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट प्रोवाइड्स टैक्स रिबेट्स, ठीक है, एंड अदर इंसेंटिव फॉर द प्रोडक्टिव वेंचर्स। इट कैन स्टिमुलेट सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। सीधी सी बात है, मान लो अगर टैक्स रिबेट्स अगर गवर्नमेंट को गवर्नमेंट देना चाहती है, टैक्स रिबेट्स छूट देना चाहती है वो, ठीक है, फॉर कौन, फॉर प्रोडक्टिव सर्विस। प्रोडक्टिव वेंचर्स कौन होते हैं, आपकी फॉर्म्स की बात चल रही है, सिंपल सा, जो कंपनीज है ना उनकी बात चल रही है। तो कंपनी अगर अच्छा टैक्स रिबेट मिला तो वो क्या बचा सकती है, अपना सेविंग कर सकती है। और सेविंग अगर हो गया तो उस सेविंग के एंगल से काई में कन्वर्ट कर देगी, उस चीज को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कर देगी। फंडा क्लियर हुआ। क्योंकि देखो जहां लगना था 1000 करोड़, ठीक है, 1000 करोड़ के बजाय उनका लगा कितना, 500 करोड़। कितनी की सेविंग हो गई, 500 करोड़ की सेविंग हो गई। तो 500 करोड़ की सेविंग हो गई, तो कल को इसको मल्टीप्लाई करने के बाद मान लो 500 का 800 करोड़ हो गया, तो उसका इन्वेस्टमेंट भी तो करके अपने फिक्स एसेट्स और आगे एक्सपेंशन में मदद कर सकती है। तो इसमें एक्चुअली मदद नहीं किसने की, इनडायरेक्टली गवर्नमेंट ने किया। तो गवर्नमेंट अगर हेल्प करेगा प्रोडक्टिव वेंचर्स को तो वो ग्रो करते जाएंगे। फंडा क्लियर होगा। वो किसके थ्रू होगा, टैक्स रिबेट्स और अदर इंसेंटिव्स के रूप में होगा, ठीक है। नेक्स्ट है spending on infrastructure enhances production activity in different sectors of the economy। obviously अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर इन सब के अंदर आप स्पेंड करोगे तो अल्टीमेटली आपकी इकोनॉमी बूस्ट होती है। अच्छे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर, स्कूल, एजुकेशन, इन सब के अंदर जितना गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती जाएगी तो आपकी कहीं ना कहीं उतनी इकोनॉमी ग्रो करती जाएगी और दूसरे कंट्रीज में आपकी एक छाप छूटेगी कि भैया इंडिया एक ग्रोइंग कंट्री और वेल डेवलप्ड कंट्री के अंदर अपना क्या बोलते हैं छाप छोड़ता जा रहा है। फंडा क्लियर हो गया, उसी चीज की बात चल रही है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इज रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज। दिस इज वेरी, मतलब ध्यान से समझ में आ रहा होगा आपको इस डायग्राम से। ध्यान से देखो बोल क्या रहा है, थ्रू गवर्नमेंट बजट ऑफ द थ्रू गवर्नमेंट बजट द गवर्नमेंट एम्स टू रिड्यूस रीजनल डिस्पैरिटीज थ्रू टैक्सेशन एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी। सिंपल सा फंडा समझना, मान लो ये इंडिया है, ठीक है। अब ये इंडिया में यहां पर मान लो ये कौन सा स्टेट आ गया, मान लो एपी, आंध्र प्रदेश, ठीक है। अब आंध्र प्रदेश के अंदर बहुत आज भी ऐसे ऐसे छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स वहां पर ऐसे हैं जो कि अभी डेवलप नहीं हो पाए, ठीक है। तो डेवलप अगर नहीं हो पाए तो किसकी जिम्मेदारी है, तो ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वहां पर इतना एक्सपेंडिचर करता चले आए और इतने एक्सपेंडिचर के बेसिस में क्या करेगी पता है, ताकि फॉर्म्स और आए। फॉर्म्स कैसे आ सकती हैं, ऑब्वियसली टैक्स रिबेट दे दो, ठीक है। और उसको क्या मेंशन कर दो, ध्यान से देखो, उसको SEZ मेंशन कर दो। स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बात चल रही है। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है कि फॉर्म्स को ये बोला जाता है कि वो जीरो टैक्स रेट एरिया होता है। आप आइए, आपको टैक्स की कोई इतना सोचने की जरूरत नहीं है, आप बस अपना फॉर्म का सेटअप करो, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करो, लोगों को काम दो। लोगों का डेवलपमेंट जब होता जाएगा तो वहां पर इनडायरेक्टली हुआ क्या कि अल्टीमेटली स्टेट डिस्ट्रिक्ट वे सब स्लोली ग्रो करना चालू कर देता है और वो लाइमलाइट में आता है। लॉजिक क्लियर हुआ। तो लोग जॉब के लिए फिर दूसरे दूसरे स्टेटों से फिर वहां पर आके काम करना चालू करते हैं। फंडा क्लियर हुआ। तो उसी की बात चल रही है कि रिड्यूस करना है, मतलब कम करना है रीजनल डिस्पैरिटीज को, ताकि एक एक इंडिया का एक एक एरिया, एक एक स्टेट, एक एक डिस्ट्रिक्ट डेवलप होता जाए और वो अच्छे से आगे बढ़ता चले जाए। फंडा क्लियर हुआ। बोल रहा है विद दिस पॉलिसी द एम इज टू एनकरेज द सेटिंग अप ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स। प्रोडक्शन यूनिट्स मतलब क्या हुआ, अभी मैंने बताया था, फॉर्म्स, ठीक है। वो इन इकोनॉमिकल वीकर एरियाज, इकोनॉमिकल वीकर एरियाज मतलब क्या हुआ, जहां पर अपना आज भी इंडस्ट्रीज का सेटअप नहीं हो पा रहा है। नया जो बहुत पिछड़े वर्ग हैं, पिछड़े वाले एरियाज जो होते हैं ना, उनके लिए कौन प्रमोट करने वाला है, एक्चुअली में गवर्नमेंट ही हेल्प करेगा और उसको रिड्यूस करना अपने को रीजनल डिस्पैरिटीज के थ्रू, राइट। नेक्स्ट बोल रहा है एस्टैब्लिशमेंट, एग्जांपल है ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ऑब्वियसली स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स को ही गवर्नमेंट मेंशन करती है कि आप इन इन एरियाज में, मान लो यहाँ स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, गवर्नमेंट की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा
कौन कौन से स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स है, वहां पर प्रोड्यूसर्स आके, प्रोड्यूसर कौन हुआ है, प्रोडक्शन यूनिट्स, जो फर्म होल्डर्स है वो आके अपनी यूनिट्स को एस्टेब्लिश कर सकते हैं और क्या बोल सकते हैं वहां पर एरिया को डेवलप करेंगे तो गवर्नमेंट उनको टैक्स के रूप में बहुत रूप में मदद करने वाली है। फंडा क्लियर हो गया? दैट्स इट। या तो लास्ट पॉइंट है अपना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। ऑब्वियसली गवर्नमेंट कैसे मदद करती है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए वो भी देख लो आप। गवर्नमेंट इन द सेंस गवर्नमेंट बजट के थ्रू, राइट? तो गवर्नमेंट बजट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन जनरेटिंग द एम्प्लॉयमेंट इन वेरियस वेज। कैसे? लाइक इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस, फ्लाईओवर्स, रोड्स एक्सेट्रा एंड बिल्डिंग्स। मतलब जब गवर्नमेंट के जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चालू होता है तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि जब ये सब प्रोजेक्ट्स लेके आती है गवर्नमेंट तो इसके अंदर क्या हुआ, काम भी तो करना है, तो काम किससे, क्या गवर्नमेंट खुद करेगी? नहीं, वो करवाएगी। प्रोजेक्ट्स वो क्या कर देगी, आउटसोर्स कर देगी या टेंडर्स निकाल देगी। तो उसमें क्या हुआ, जब लोगों को वो टेंडर मिलेगा उस काम में वो लोग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे तो हायर करेंगे बहुत सारे लोग, फाइनेंस आएगा, एचआर आएगा, मार्केटिंग, बहुत सारी जो पूरी टीम आती है वो सारे लोगों को क्या हो रहा है अल्टीमेटली फ्लाईओवर ब्रिजेस और इन सब के अंदर बनाने के लिए अल्टीमेटली पूरी टीम बनेगी। टीम बनेगी मतलब क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इन रूरल एंड अर्बन एरियाज गवर्नमेंट इंप्लीमेंट थ्रू डिफरेंट, अब देखो स्कीम्स के थ्रू वर्क करती जनरली गवर्नमेंट, किसके लिए? स्कीम आपने सुना होगा, मनरेगा होगा, पीएमआरवाई हो गया, प्रधानमंत्री रोजगार योजना एंड ऑल। तो इन स्कीम्स के अंदर को भी ऑपरेटिव करने के लिए लोगों की जरूरत पड़ती है। तो गवर्नमेंट क्या कर देगी, एग्जामिनेशन बोल दिया या कुछ कंडक्ट करवा दिया, आप डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए आ गए, ठीक है? तो इन सब की स्कीमों को भी रन करने के लिए क्या लोगों की जरूरत पड़ेगी ना। तो ऐसे ऐसे गवर्नमेंट रूरल और अर्बन एरियाज के लिए बहुत सारी स्कीम्स लेके आती है ताकि लोग उसको अप्लाई करें, उस स्कीम के थ्रू आए और वहां पर अपना काम करना चालू कर दे। जब तक ये स्कीम्स है, ऑब्वियसली ऐसे कोई स्कीम ऐसे नहीं होता कि 1 साल चालू हुआ 5 साल में खत्म हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता। एंडलेस होता है ताकि गवर्नमेंट उस चीज के थ्रू रूट हो जाए, अप्रूव होते जाए और लोगों को क्या बोलते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन देते जाए। फंडा क्लियर हो गया? तो आई गेस दिस वे अपन ने बहुत अच्छे से इस चीज को क्लियर अप कर लिया है। आपका गवर्नमेंट का अपन ने ऑब्जेक्टिव्स देख लिया था पहले, तो अपन ने गवर्नमेंट मीनिंग, गवर्नमेंट बजट होता क्या, उसका इन एंड आउट देखा, और ऑब्जेक्टिव अपने जो 7th थे उसको कॉम्प्रिहेंसिव लेवल में अपन ने खत्म किया है। मेरा बस आपसे इतना रिक्वेस्ट रहेगा कि आप इस चीज का एक अच्छे से ओवरव्यू करना, गो थ्रू कर लेना इस वीडियो को, और अगर आपको कोई डाउट आता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताना ताकि उस चीज का मैं रिवर्ट करूं और अच्छे से आपका डाउट सॉल्व कर दूं। टिल दैट टाइम, please do revise and happy learning and goodbye.